नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम का जेल में डांस करते वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के पर्व पर जहां हर कोई भक्त शिव भक्ति में डूबा हुआ था, वहीं महाशिवरात्रि पर आसाराम जमकर थिरकते नजर आए। इतना ही नहीं, मंत्रमुग्ध होकर आसाराम के साथ कैदी भी जमकर थिरकते नजर आए। खबरों के बीच ये खबर आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले और उसके बाद रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है। कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है। वहीं रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते माना जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिकी रणनीतिक आरक्षित भंडार से करोड़ों बैरल तेल देने का फैसला किया है। बाइडेन के मुताबिक उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का व्यापक असर हो। उन्होंने संकल्प लिया कि उनका प्रशासन अमेरिकी कारोबार और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। बाइडेन ने कहा, मैं सभी अमेरिकियों के प्रति ईमानदार रहूंगा, जैसे कि मैंने हमेशा वादा किया है। रूसी तानाशाह ने दूसरे देश पर हमला किया है और इसका भार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अमेरिका ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर दुनिया भर के तेल रिजर्व से 6 करोड़ बैरल तेल देने का फैसला किया। अमेरिका इस पहल का नेतृत्व करेगा और हम अपने रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित भंडार से 3 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो आगे और कच्चा तेल उपलब्ध कराया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को थामा नहीं गया तो कच्चे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे भारत समेत उन देशों की मुसीबत बढ़ेगी जो आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। दरअसल रूस दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। रूस यूरोप को उसके कुल खपत का 35% कच्चा तेल सप्लाई करता है। भारत भी रूस से कच्चा तेल खरीदता है। दुनिया में 10 बैरल तेल जो सप्लाई की जाती है उसमें $1 रूस से आता है और ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने से कीमतों में और अधिक तेजी आ सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सपा के सियासी समर में अखिलेश यादव आज जौनपुर के बदलापुर पहुंचे। सपा मुखिया ने बदलापुर में कहा कि सपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट दिया, भाजपा की सरकार ने इसे रोकने का काम किया। सपा सरकार में जहां तक ये बना था वहीं तक आज भी बना हुआ है। बीजेपी वालों ने दिल्ली से कैंची मंगाकर अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोहिया आवास बनाना शुरू किया था। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ऐसा आवास बनाएंगे जहां पर सोलर पैनल युक्त व्यवस्था होगी, जिससे आपका टीवी, चार्जर समेत जरूरत की सारी चीजें चल पाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय सपा सरकार में मिलता था, भाजपा सरकार ने इसे छीन लिया। सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा और अनुदेशकों को समायोजित करने का काम करेंगे। बीएड और टेट वालों ने बहुत बढ़िया नारा बना लिया है, सफेद टोपी निठाना है, सपा सरकार बनाना है। इस बार जिनको हार का सबसे डर है वो पहले से ही बनारस पहुंच गए हैं। इस बार न केवल जौनपुर बल्कि बनारस, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर के लोग इनका खाता तक नहीं खुलने देने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, इसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। जब पिछली बार वोट चाहिए था तो इन्होंने फ्री सिलेंडर बांटे थे, जब आज वोट मांगने आए हैं तो बताओ सिलेंडर का रेट क्या है। समाजवादियों ने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया। मैं यहाँ कहकर जा रहा हूँ कि सपा सरकार आएगी तो ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिससे यहाँ के गरीबों को निःशुल्क इलाज यहीं पर मिल सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। बीजेपी के लोग भी कभी भी पिछड़ों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप ने अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का आईएएफ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे।
उन्होंने आगे कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना एक दिन में 4 विमान भेज सकती है। एक राउंड में 200 लोगों को वापस लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि हम अपने सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाएंगे। एयर मार्शल संदीप सिंह ने आगे कहा, भारतीयों को निकालने के लिए सुबह से ही वायुसेना के 3 विमान भेजे जा चुके हैं। निकासी अभियान 24 घंटे चलेगा। राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन जारी है। एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा, वायु शक्ति हमारे नौजवानों के लिए प्रैक्टिस का जरिया है, जहां वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे ऑपरेशन नेटवर्क बेस होते हैं जो कि एक जगह बैठकर किए जा सकते हैं। 150 के करीब एयरक्राफ्ट इस एयर शो में हिस्सा लेंगे। मार्शल ने कहा, वहां नेवी और आर्मी के क्राफ्ट भी होंगे ताकि तीनों मिलकर जॉइंट प्रैक्टिस कर सके। आज सुबह से लेकर अभी तक 3 जहाज भेजे हैं। MEA के साथ कोऑर्डिनेशन में है। हमें अपने स्टूडेंट्स को वापस लाना है। राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। रोमानिया और हंगरी और पोलैंड भेजे हैं। 200 के करीब स्टूडेंट्स को एक बारी में लेकर आते हैं। डे एंड नाइट ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन पर जब 2014 में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए थे, तब हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कई अपग्रेडेशन किए थे और जो अभी भी जारी है। कोशिश है कि जल्द ही अगले कुछ सालों में सभी सिस्टम मेक इन इंडिया होंगे, जिसके लिए काफी कुछ काम पूरा हो चुका है। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड भेजे गए हैं। भारतीय वायुसेना दिन में 4 एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है। कुल सिविल और एयरफोर्स के 26 फ्लाइट शेड्यूल हैं। उम्मीद है कि 4-5 दिन में सबको वापस लाया जा सकता है। अमेरिका का रूस पर पाबंदी से भारतीय वायुसेना को खास असर नहीं पड़ने वाला है, भले ही थोड़ा डिले हो सकता है। जियो ऑप्टिकल हालात कठिन है और लेकिन हमारे रिश्ते दोनों देशों से अच्छे हैं। यूक्रेन से AN-32 के अपग्रेडेशन का काम 2014 व 15 के दौरान बाधित हुआ था। उसके बाद से हमने उन पार्ट्स या आइटम वहां से मंगवाए जाते हैं, उसे स्वदेशी ही बनाना शुरू कर दिया था और ज्यादातर अपग्रेड हो भी चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में फंसे भारतीयों को लेकर PM मोदी ने कहा कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हजारों नागरिकों को भारत वापस लाया गया। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को वहां पर भेजा है। PM मोदी ने कहा कि भारत देशवासियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के चलते यूपी रॉबर्ट्सगंज में PM मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं के अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते हैं। इन घोर परिवारवादियों ने कदम पर कदम भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। PM मोदी ने कहा कि अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। मैं आज सोनभद्र आकर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को आप कभी माफ मत करना। PM मोदी ने कहा कि हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद पक्के घर बनने का काम तेजी से आगे बढ़ाकर एक एक परिवार को पक्का घर मिलेगा। घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे। इस अभियान को भी और तेज गति से चला रहे हैं। PM मोदी ने बताया कि सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी जी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी
वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गैर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर कच्चा बादाम गाना गाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए सिंगर भुवन बद्याकर एक कार हादसे में घायल हो गए। एक करीबी ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अपने गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बद्याकर सोमवार सुबह अपनी नई कार चलाने की कोशिश कर रहे थे और वह जाकर एक दीवार में घुस गई। हादसे में उनके चेहरे पर चोट आई है, लेकिन उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मूंगफली बेचने वाले भुवन बंगाल के बीरभूम जिले के कुरलजूरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद अपने इस हफ्ते के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। मशहूर होने से पहले भुवन मूंगफली बेचकर प्रतिदिन 300 रुपए कमाते थे। फेमस होने के बाद उन्होंने कहा था ये गाना इतना मशहूर हो जाएगा, इसका उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। यह गाना तब वायरल हुआ जब उनके एक ग्राहक ने हॉकिंग करते हुए कच्चा बादाम गाते हुए उनका एक वीडियो शूट किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और आपको बता दें, ये गाना हर किसी की जुबान पर सुनने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की बारी है। जनता वोट की चोट मारने कुछ घंटे बाद यानी गुरुवार को निकलेगी। वहीं दूसरी ओर 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दल के दिग्गज नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जौनपुर में चुनावी रैली की। इस रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। इस बार धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जन समर्थन जब वोट पड़ेगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ललई जी के पक्ष में यहां पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है
इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं, और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये किसान भाई और किसान परिवार के हमारे बेटे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी लेने गए तो क्या डीएपी मिल गई? और जब खाद की बोरी आपने देखी होगी तो बताओ, खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बुधवार को भी भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र पंजाब का रहने वाला था। बता दें कि बीते दिन यानी मंगलवार को एक छात्र की खार्किव में हुई शेलिंग में मौत हुई थी और रूसी सेना यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जंग के 7वें दिन सुबह से ही रूस के सैनिक राजधानी कीव पर हमले कर रहे हैं। सुबह से हो रही शेलिंग में अभी तक भारी तबाही हो चुकी है। बुधवार सुबह से ही हमलों का दौर जारी है। कीव में सरकारी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। बताते चले कि अभी ये तबाही भीषण मोड़ पर आ चुकी है। बुधवार को जिस भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत हुई है वह पंजाब का रहने वाला बताया था। आपको बता दें, वहीं बीते दिन यानी मंगलवार को एक हवाई हमले में खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हो गई थी। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी थी। मंगलवार को रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन था। वह कर्नाटक का रहने वाला था। गौरतलब है कि यूक्रेन में रूसी हमले में बीते दिन एक छात्र की मौत हुई थी, जबकि दूसरा छात्र घायल हो गया था। घायल छात्र हमले में मारे गए मेडिकल के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर के साथ था। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम का जेल में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। जोधपुर सेंट्रल जेल से शिवरात्रि पर भजन कीर्तन के दौरान अन्य कैदियों के साथ आसाराम भी वीडियो में थिरकते नजर आ रहे हैं। भले ही आसाराम ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देकर जमानत की अर्जियां लगा रखी हों, लेकिन जेल में डांस करते वायरल वीडियो में आसाराम बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवरात्रि पर हर साल की तरह इस बार भी जेल में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इसमें कई भजन कलाकार ने शिव भक्ति के भजनों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। इसी दौरान जेल में सजा काट रहे आसाराम भी भजन कीर्तन में शामिल हुए और मंच पर अन्य कैदियों के साथ भजन पर जमकर डांस करते नजर आए। मंच पर आसाराम डांस कर रहे थे तो वहीं अन्य कैदी भी आसाराम के साथ जमकर शिव भजनों का लुत्फ उठा रहे थे।
जेल में भजन मंडली के 10 कलाकार जहां शिव भक्ति के मौके पर संगीत में भजन की प्रस्तुति दे रहे थे, तो वहीं इन प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध होकर आसाराम के साथ कैदी भी जमकर थिरक रहे थे। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अभी तक 15 से अधिक जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। आसाराम की याचिका पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठन कर रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोरोना काल के बाद से ही जेल में सजा काट रहे आसाराम की तबीयत खराब चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत पर जेल प्रशासन ने आसाराम को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था, जहां एम्स के डॉक्टर ने यूरिन ट्यूब को हटाकर उनका इलाज कर वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब जेल में आसाराम बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में आसाराम का डांस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा है। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी न्यूज।